मेवाड़ का इतिहास चल रहा था और मेवाड़ के इतिहास में आज अपन गोहिल वंश के अंतिम शासक की बात करेंगे जिनका नाम है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह सिर्फ एक साल के लिए मेवाड़ के शासक बनते हैं। इनका शासनकाल था 1302 से लेकर 1303 ईस्वी तक। ये गोहिल वंशीय रावल शाखा के अंतिम शासक हैं भाई। ठीक है, थोड़ी सी मैं इनकी प्रारंभिक बातें बताऊंगा। ये हालांकि तुमने थोड़ा बहुत सुना भी होगा। रावल रतन सिंह की एक रानी थी जिसका नाम था पद्मिनी। पद्मिनी कहते हैं कि सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंहल द्वीप जिसे वर्तमान में श्रीलंका कहते हैं। श्रीलंका का प्राचीन नाम था सिंहल द्वीप। पद्मिनी के पिता का नाम था गंधर्वसेन, माता का नाम था चंपावती। ये जो अपने को थोड़ी सी प्रेम कहानी मिलती है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है पद्मावत, जो 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ में हमें क्या बातें मिलती हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे भाई। ग्रंथ ये कहता है कि मेवाड़ के राजा थे रावल रतन सिंह, और रावल रतन सिंह के पास में एक दिन हीरामन तोता उड़ता हुआ आता है। तोते का नाम था हीरामन। सर तोते की क्या विशेषता है? हीरामन तोता एकदम हूबहू मानव की बोली बोलता है। तोते ने रतन सिंह को आकर कहा कि हे राजा, मैंने तुम्हारे मेवाड़ का भ्रमण कर लिया, लेकिन यहां पर वो मजा नहीं है जो 7 समुद्र पार सिंहल द्वीप में है क्या? रतन सिंह ने पूछा कि ऐसा क्या है सिंहल द्वीप में जो हमारे मेवाड़ में नहीं है? तोता बोला कि सिंहल द्वीप में जैकलिन फर्नांडिस रहती है क्या, मैं सुबह शाम उनके दर्शन करता था। मतलब कि 7 समुद्र पार सिंहल द्वीप में एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती जिसका नाम है पद्मिनी। इतनी सुंदर है कि अगर उसे कोई देख लेना तो आदमी बेहोश हो जाएगा। तोते ने पद्मिनी की सुंदरता का खूब वर्णन किया और कहा कि आप उसे अपनी पत्नी बना लोगे, बहुत सुंदर महिला है। राव रतन सिंह के मन में लड्डू फूटा और वो पद्मिनी को देखने के लिए सिंहल द्वीप चले जाते हैं। ये सारी की सारी कहानी अपने को पद्मावत ग्रंथ में मिलती है। कई दिन तो कहते हैं रतन सिंह ने पद्मिनी के महल के चारों ओर चक्कर लगाए, जिस प्रकार से तुम भी किसी प्रेमिका के चारों ओर चक्कर लगाते रहते, उसकी गलियों के चक्कर लगाते हो, उसके घर के चारों ओर चक्कर लगाते हो, उसी प्रकार से रतन सिंह ने कई दिन तो पद्मिनी के महल के चारों ओर चक्कर लगाए। एक दिन जब पद्मिनी बगीचे में टहल रही थी तब रतन सिंह थोड़ी सी हिम्मत करता है और पद्मिनी को प्रपोज कर देता है, क्योंकि प्रपोज करने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए क्या। रतन सिंह ने कहा कि आई एम किंग ऑफ मेवाड़ रावल रतन सिंह, विल यू मैरी विद मी? पद्मिनी ने कहा कि देखो, शादी का निर्णय तो मेरे माता पिता ही करेंगे क्या। रावल रतन सिंह पद्मिनी के पिता गंधर्वसेन के पास में पहुंचते हैं और सारी की सारी बात बताते हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। अब श्रीलंका वालों की इतनी हिम्मत थोड़ी थी कि मेवाड़ के रावल रतन सिंह को मना कर दें। श्रीलंका बेचारा छोटा सा देश है। भारत के नक्शे के साथ श्रीलंका का मैप फ्री आता है। अगर तुम कभी भारत का नक्शा लेने के लिए जाओगे ना तो श्रीलंका का नक्शा फ्री में आ जाता है, नीचे लटका हुआ अपने को मिल जाता है। तो गंधर्व सेन ने कहा कि हमारा तो सौभाग्य है कि मेवाड़ के रावल हमारी बेटी पद्मिनी के साथ में शादी करना चाहते हैं। रावल रतन सिंह और पद्मिनी की शादी हो जाती है। रतन सिंह पद्मिनी को लेकर चित्तौड़ में आ जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी प्रेम कहानी है। कुल मिलाकर मेवाड़ के रावल रतन सिंह और पद्मिनी की शादी हो जाती है। सुंदरता का वर्णन एक तोते ने किया था, उस तोते का नाम था हीरामन तोता। हीरामन तोता एकदम हूबहू मानव की बोली बोलता है। हाँ, अब बताओ भी। सर हिंदी समझ में नहीं आ रही, अब समझ में आएगी, टेंशन मत लो। आज हिंदी की क्लास रिकॉर्ड हो रही थी तुम्हारी। ठीक है, 1-2 दिन और वेट करो, एकदम शानदार तरीके से तुम्हें हिंदी की क्लासें अवेलेबल करवाएंगे। मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के। ठीक है, धीरे धीरे क्लासें अपलोड करनी शुरू कर देंगे 1-2 दिन में हिंदी की। सर जी इस समय भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकते थे तो पहले कोई भी पहले जैसे, अरे हिम्मत नहीं होती अभी प्रपोज करने की। आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो प्रपोज होता ही नहीं है। चलें फिर आगे। ओके भाई, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि भाई रानी पद्मिनी को लेकर रतन सिंह है वो मेवाड़ में आ जाता है। रावल रतन सिंह के दरबार में एक राघव चेतन नाम का ब्राह्मण रहता था। राघव चेतन ने जब पहली बार पद्मिनी को देखा ना तो वह बेहोश हो गया।
उसने पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्र वाली विद्या शुरू कर दी। आपने कभी रेलगाड़ियों में, बसों में ऐसे पोस्टर खूब देखे होंगे कि 24 घंटे में आपका प्यार आपके कदमों में होगा, स्वतंत्र से छुटकारा पाएं, किसी को भी वश में करें। तो उसी प्रकार का काम राघव चेतन ने शुरू कर दिया। रतन सिंह को पता चला यार कि मेरी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए राघव चेतन ने तंत्र मंत्र शुरू कर दिए क्या, तो उसने राघव चेतन को मेवाड़ से बाहर निकाल दिया। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है और कहता है कि मेवाड़ के शासक रतन सिंह के पास में बहुत ही सुंदर रानी है जिसका नाम है पद्मिनी। वह तो आप जैसे दिल्ली के मुगल बादशाह के पास में होनी चाहिए, वो मेवाड़ का छोटा सा राजा इतनी सुंदर रानी लेकर बैठा है। राघव चेतन ने ऊपर से दो चार बातें और जोड़ दी कि पद्मिनी तो बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जब वो पानी पीती है ना तो उसके गले से पानी दिखता है। क्या खूब सारी बातें जोड़ दी। अलाउद्दीन को लगा यार कि पद्मिनी इतनी सुंदर है तो एक बार देखना तो चाहिए। क्या अलाउद्दीन अपनी सेना लेकर चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए रवाना हो जाता है। मेवाड़ वालों ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए और आराम से अंदर बैठ गए। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए रवाना हो गया। क्या चलो भाई मेवाड़ के अंदर देख के आते हैं पद्मिनी कितनी सुंदर है। क्या मेवाड़ वालों को पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी बड़ी सारी सेना लेकर आ रहा है चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए। तो मेवाड़ वालों ने कहा कि चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए और आराम से चुपचाप अंदर बैठ गए। अलाउद्दीन की सेना चित्तौड़ दुर्ग के बाहर घेरा डालकर बैठ गई। अलाउद्दीन को घेरा डाले काफी समय हो गया। मेवाड़ वाले तो चित्तौड़ का दरवाजा खोलेंगे नहीं, और खोले भी क्यों भाई, दुर्ग में खाने पीने की सब आराम से व्यवस्था होती थी और अलाउद्दीन चित्तौड़ का दरवाजा तोड़ नहीं सकता था क्योंकि चित्तौड़ का किला बड़ा मजबूत था। अगर आपको दुर्ग जीतना है तो आपको कोई ना कोई विश्वासघात करना पड़ेगा, कोई ना कोई छल कपट करना पड़ेगा, बाकी आप किला तोड़कर किले के अंदर नहीं घुस सकते। किला बहुत मजबूत होता था। आप इतिहास में ऐसी घटना नहीं पढ़ोगे कि भाई दुर्ग का दरवाजा तोड़ दिया, दुर्ग की दीवारें तोड़ दी, फिर दुर्ग के अंदर घुस गए। अगर किसी ने विश्वासघात किया है तो ही दुर्ग के अंदर प्रवेश हो चुका है। बाकी फिर चित्तौड़ का दरवाजा तोड़ के अलाउद्दीन की इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चित्तौड़ में प्रवेश कर जाऊं। क्या अलाउद्दीन बेचारा परेशान हो गया बैठा बैठा, यार क्या कितने दिन इंतजार करेंगे, दिल्ली भी तो संभालनी है। क्या चित्तौड़ आके मैं कभी बैठा था। अलाउद्दीन ने रावल रतन सिंह को संदेश भेजा कि मैं यार वापस चला जाऊंगा। क्या लेकिन कम से कम एक बार पद्मिनी दिखा तो दे गए, दिखती कैसे है। क्या मैंने पद्मिनी की सुंदरता की खूब सारी बातें सुनी है। रतन सिंह ने कहा कि चलो ठीक है, अगर पद्मिनी को दिखाने से तू वापिस जाए ना तो मैं उसे दिखा दूंगा, लेकिन मैं दर्पण से परछाई दिखाऊंगा, डायरेक्ट नहीं दिखाऊंगा, एकदम सीधी पद्मिनी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यार तेरी नजर बुरी है और हमारे यहाँ तो ट्रक वाले लिख कर चलते हैं कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। गया अलाउद्दीन ने कहा मैं तो परछाई देख कर ही वापस चला जाऊंगा। क्या लेकिन एक बार दिखाई देगा, परछाई दिखा देगा। तब कहते हैं चित्तौड़ दुर्ग में दर्पण लगाया गया, उस दर्पण के सामने पद्मिनी आती है और उसकी परछाई अलाउद्दीन खिलजी को दिखाई जाती है। एक अभी आप अगर चित्तौड़ का किला देखने जाओगे तो यहाँ पर आपको ये पद्मिनी का महल भी देखने को मिल जाएगा। इसके सामने दर्पण लगाया गया था, उस दर्पण से कहते हैं पानी में परछाई पड़ी थी, उस परछाई को अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे ही पद्मिनी को देखा अलाउद्दीन बेहोश हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया। उसने मन ही मन सोचा यार कुछ भी हो जाए लेकिन पद्मिनी को प्राप्त करना है। क्या रतन सिंह जब अलाउद्दीन खिलजी को वापस छोड़ने के लिए जा रहा था तो अलाउद्दीन ने धोखे से रतन सिंह को बंदी बना लिया और उसे लेकर दिल्ली चला गया। आज भी अपने घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाते हैं, उसको गेट तक छोड़ने के लिए जाते हैं। तो रतन सिंह भी अलाउद्दीन खिलजी को वापस छोड़ने के लिए जा रहा था। बाहर अलाउद्दीन की सेना खड़ी थी तो वहीं दरवाजे से रतन सिंह को बंदी बनाकर दिल्ली ले गए। पीछे से मेवाड़ वालों के पास में संदेश भेजा गया, अगर रतन सिंह चाहिए तो पद्मिनी लेकर आओ। क्या चित्तौड़ में उस समय पद्मिनी के चाचा और भाई थे। चाचा का नाम था गोरा और भाई का नाम था बादल। पद्मिनी और गोरा चाचा ने मिलकर एक योजना बनाई। अलाउद्दीन को संदेश भेजा कि पद्मिनी आपके पास आ जाएगी, लेकिन इनके साथ में 1600 दासियां भी आएंगी। अलाउद्दीन ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दासियां कितनी भी आए मुझे तो सिर्फ पद्मिनी चाहिए। क्या कहते हैं 1600 पालकियां तैयार की गई, उनमें मेवाड़ के सैनिक बिठाए गए। जब ये पालकियां दिल्ली पहुंचती हैं तब अलाउद्दीन को कहा गया कि आज पद्मिनी राव रतन सिंह के पास रहेगी। क्या कल वो तुम्हारे पास आ जाएगी। अलाउद्दीन ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जब इतने दिन इंतजार किया है तो एक दिन और सही। जहां पर रतन सिंह को बंदी बनाया गया था
वहां पर अलाउद्दीन की थोड़ी सी सेना थी जिसे मेवाड़ के सैनिकों ने मार दिया था, और रतन सिंह को छुड़ाकर चित्तौड़ वापस ले आते हैं। अलाउद्दीन की सेना के साथ गोरा युद्ध करते हुए वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अलाउद्दीन को बड़ा बुरा लगा, यार कोई मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, मेरे घर में घुसकर और मेवाड़ वाले अपने राजा को छुड़ा कर ले गए। अलाउद्दीन फिर एक बड़ी सेना को तैयार करता और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के लिए कहता है। अब की बार अलाउद्दीन 8 महीने तक चित्तौड़ के किले के बाहर डेरा डालकर बैठा ही रहा, गया ही नहीं। चित्तौड़ में राशन पानी भी खत्म हो चुका था। आप अनाज का कितना भंडारण कर सकते हो, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए। धीरे धीरे जो भी राशन पानी था वो समाप्त हो गया। अब मेवाड़ वालों के पास में साके के अलावा कोई चारा नहीं था। साका मतलब केसरिया और जोर। राव रतन सिंह ने केसरिया किया, पद्मिनी ने जोहर किया, और 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला साका संपन्न होता है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का किला जीत जाता है, लेकिन उसे चित्तौड़ के किले में कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। उसे कुछ भी नहीं मिला था, ना तो उसे पद्मिनी मिली थी। जब वो अंदर प्रवेश करता है तो वो देखता है कि चारों राख ही राख है, क्योंकि पद्मिनी ने तो जोहर कर लिया था, अग्नि में जोहर कर लिया। कुछ हासिल नहीं हुआ। अलाउद्दीन को नुकसान ही ज्यादा हुआ था, क्योंकि अलाउद्दीन की सेना को नुकसान हुआ था। राजपूत जब केसरिया कपड़ा धारण करके, केसरिया पगड़ी पहनकर बाहर निकलते थे ना, तो उनका एक ही मकसद होता था, मरना है या मारना है। अगर मान लो कि आपका एक ही निर्णय हो कि यार मुझे जीवित तो रहना ही नहीं है, सबसे पहले जोहर किया जाता था। फोटो दिखाऊं तुम्हें जोहर की थोड़ी सी। ये उस समय आपको गूगल पर भी खूब सारी ऐसी फोटो देखने को मिल जाएगी जहां पर पद्मिनी है वो जोर कर रही है अग्नि के अंदर। इनके साथ में जो भी महिलाएं होती थी दुर्ग में, सब जोर कर लेती थी। उसके बाद में जो पुरुष होते वो केसरिया पगड़ी धारण कर कर, केसरिया कपड़े पहनकर बाहर निकलते थे। अब जब आदमी को लग जाए यार के अपने पीछे कोई है ही नहीं, अपना जो परिवार था, बच्चे था, सब यानी के जोर कर चुके हैं, अब मैं जी कर क्या करूंगा के। अगर आपको लगे कि भाई अब जी कर करना ही क्या है, तो एक आदमी आराम से 4-5 आदमी को मारेगा, क्योंकि उसे तो मरना ही है, वो तो मरने के लिए बाहर आया है। और अगर मरना ही है तो अकेले क्यों मरे, 4-5 को साथ में लेकर मरेगा। तो उनका एक लक्ष्य होता था। चित्तौड़ का पहला साका संपन्न हो जाता है। अलाउद्दीन को नुकसान ज्यादा होता है, इसलिए अलाउद्दीन कहते हैं कि गुस्से में 30,000 मेवाड़ के लोगों को काट देता है। मेवाड़ के वो लोग जो किसान थे, किसी से कोई लेना देना नहीं था, उनके ऊपर गुस्सा आता है, उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, और 30,000 मेवाड़ के लोगों को जिंदा काट दिया था। उन लोगों की गर्दन की मीनारें खड़ी करवा दी थी उसने। ये सारी की सारी जो प्रेम कहानी है हमें 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखे गए ग्रंथ पद्मावत से मिलती है। ये जो मैंने सारी की सारी तुम्हें प्रेम कहानी बताई है ना, ये किसमें मिलती है? मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ पद्मावत। ये 1540 में लिखा गया था। ये आपके सामने मलिक मोहम्मद जायसी हैं, और ये ग्रंथ 1540 में लिखा गया था। मलिक मोहम्मद जायसी और पद्मावत, ये सारी की सारी जो प्रेम कहानी है, सारी की सारी प्रेम कहानी इस ग्रंथ में है। कुछ इतिहासकार पद्मिनी की प्रेम कहानी की बात को सही नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो सारी की सारी प्रेम कहानी ना, सारी की सारी झूठी है। क्या उनका कहना है कि पद्मिनी सियल द्वीप की नहीं थी, क्या बल्कि बीकानेर के पुंगल की राजकुमारी थी। सियल द्वीप यानी कि श्रीलंका वाले तो इतने सुंदर ही नहीं है। आप सनत जयसूर्या को देख लो, मुथैया मुरलीधरन को देख लो, इतने काले लोग हैं। अगर उनके हाथ में बेरिया हो ना, तो तुम्हें कह देगा बेरिया खा ले गए, तो भी तुम्हारा खाने का मन नहीं करेगा। इतनी सुंदर राजकुमारी श्रीलंका में कैसे हो सकती है? जैकलिन फर्नांडिस श्रीलंका की जरूर है, लेकिन उसके माता पिता श्रीलंका के नहीं है। ठीक है, तो वंशानुगत नाम की भी कोई चीज होती है, इसलिए जैकलिन फर्नांडिस सुंदर, लेकिन वो मूल रूप से श्रीलंका की नहीं है। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सियल द्वीप की नहीं थी, पद्मिनी तो अपने पुंगल की थी। है पुंगल अपने बीकानेर वाला। और वो एक दुआ भी बोलते हैं कि पुंगल गढ़री पद्मिनी तू रानी सिरमोर, जैसलमेर जन्म लियो परणी गढ़ चितौड़। पुंगल गढ़री पद्मिनी तू रानी सिरमोर, यह पद्मिनी तो पुंगलगढ़ की है और सभी रानियों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसलमेर जन्म लियो परनीगढ़ चितौड़, तूने जैसलमेर में जन्म लिया है। पहले जो पुंगल वाला क्षेत्र था वो जैसलमेर के अधीन था, बीकानेर तो बाद में आया है, और तुम्हारा विवाह चितौड़ में हुआ है, परनीगढ़।